वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। बायोलॉजी की क्लास में आज बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेके आए हैं। बायोलॉजी की क्लास में बहुत ही शानदार चीज़ें आज लेके आए हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। वो क्या है, इसमें पूरी चीज़ें श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब श्वसन क्रिया में जितने तंत्र भाग लेते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ हम इस क्लास में, इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? बायोलॉजी का ये क्लास है, आपको बता देते हैं। वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज बायोलॉजी की क्लास में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेके आए हैं हम आपके साथ। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पूरी चीज़ें जितना हम यहाँ पे श्वसन के बारे में है वो पूरा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। श्वसन का मतलब है, इंग्लिश वर्ड है इसका रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन श्वसन। श्वसन का मतलब सिर्फ यहाँ तक शामिल नहीं है कि सांस लेना और छोड़ना, ये बस शामिल नहीं है। इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तंत्र का मतलब जितने तंत्र का मतलब जितने ऑर्गन्स हमारे श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं वो सभी ऑर्गन्स को यहाँ पे पढ़ना है ना। रेस्पायरेटरी सिस्टम इसका है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्लियर है? इसका इंग्लिश नाम हो गया रेस्पायरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब जितना उसमें तंत्र है, ऑर्गन्स हैं, सभी इंक्लूड होंगे। कहने का मतलब फेफड़ा पढ़ेंगे, ठीक है सर, पढ़ेंगे। नाक पढ़ेंगे, नोज पढ़ेंगे, ट्रैकिया पढ़ेंगे। ट्रैकिया क्या है सर? ट्रैकिया श्वास नली को बोला जाता है, श्वास नली को ही ट्रैकिया बोला जाता है। क्लियर है? ये सभी सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कैसे? अब लैरिंग्स, स्वर यंत्र, एक नाम सुना होगा स्वर यंत्र, हिंदी में लैरिंग्स है, इंग्लिश वर्ड है लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स ये इंग्लिश वर्ड है लैरिंग्स। क्लियर है? स्वर यंत्र, स्वर यंत्र का काम क्या होता है? जब आवाज़ निकालने का काम करता है स्वर यंत्र, है ना। श्वास नली क्या हो गया? ट्रैकिया। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? एक लैरिंग्स पढ़ा होगा, एक फेरिंग्स। फेरिंग्स है ना, PH, ठीक है, क्लियर है? फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स का मतलब क्या होता है? ग्रसनी। ये हमने पीछे अभी वीडियो में इस ग्रसनी वगैरह पाचन तंत्र में देखा है, पूरे चीज़ें हम पढ़े हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम इसको विस्तार से आपको दिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। अब क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या क्या फोकस करने वाले हैं आपको मैं बताने वाला हूँ कि फेफड़ा दिखाऊंगा। फेफड़ा कितने खंडों में बटा है, फेफड़े के कहाँ पे दिल, हृदय स्थित होता है, और किस प्रकार से जब हम नाक के माध्यम से वायु को ग्रहण करते हैं और फिर अंदर जाके फेफड़े में कैसे वहाँ पे एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और फिर एक्सचेंज होके कैसे बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर है? मतलब फेफड़े से बाहर निकलता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर फेफड़े में CO2 कहाँ से आ गया, फेफड़े में CO2 सर कहाँ से आ गया, ये लग रहा होगा। तो जो हम भोजन पचाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं ना, उपापचय क्रिया के दौरान, पाचन क्रिया के दौरान CO2 वहीं से निर्माण होता है। वहीं से CO2 ब्लड के माध्यम से हमारे फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में जाके एल्वोलाई के माध्यम से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ऑक्सीजन में। क्लियर है? वहाँ पे बदल जाता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला बात ये समझ में आ रहा होगा कि ये वहाँ पे एक्सचेंज क्यों हो जाता है, क्यों बदल जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि वहाँ पे क्यों बदल जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में समझना होगा। समझ लो, एक खाली बॉटल आपने लिया, खाली बॉटल प्लास्टिक का लिया, ये खाली बॉटल है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जब तक इसमें हवा भरा हुआ है, क्लियर है, इसको आप पिचका दो, दबा दो, और जब ये फूलेगा तो इसके अंदर वायु प्रवेश होगा और फिर से पिचकाओगे तो वायु बाहर की तरफ निकलेगा। ये प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस फेफड़े में भी होता है।
फेफड़े के माध्यम से भी वही प्रोसेस होता है। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पे ये क्रिया कैसे करता है। ध्यान से समझना कि ये क्रिया ऐसे करेगा, विसरण की क्रिया, समझ रहे हैं, विसरण की क्रिया जो होती है, कहने का मतलब वायु उधर गमन करता है, वायु किस साइड में गमन करता है, निम्न दाब से, उच्च दाब से। वायु किधर गमन करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है, निम्न दाब की ओर गमन करता है। अब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूलता है या फैलता है, फैलता है, तभी तो हम अंदर ग्रहण कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, जब ये फेफड़ा हमारा फैलता है ना, तो हमारे फेफड़े का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ये एक खाली बॉटल है, ठीक है, ये जब फैलेगा और फैलेगा तो यहाँ का आयतन बढ़ेगा और यहाँ का क्या होगा, जब आयतन बढ़ेगा तो वहाँ पे निम्न दाब क्रिएट होगा, निम्न दाब बनेगा और वायु अंदर प्रवेश करेगी। और फिर जब एक स्थिति ऐसा आता है कि ये खाली बॉटल सिकुड़ने लगता है, उसी प्रकार से फेफड़ा भी हमारा सिकुड़ने लगता है, तो फिर से वो हाई प्रेशर तैयार हो जाता है, हाई प्रेशर वहाँ पे तैयार हो जाता है और बाहर वातावरण, वायु में हमारा निम्न दाब रहता है, तो वायु हमारे फेफड़े से बाहर की तरफ निकलता है। ये प्रोसेस होता है। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर माइंड पे सेट कर लेनी है। अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे बाहर होता है, कैसे अंदर होता है, फिर कैसे वहाँ पे जाके एक्सचेंज होता है, कैसे बदलता है, पूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। क्लियर है? तो श्वसन तंत्र हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहले हम समझ लेते हैं श्वसन क्या चीज़ है ना। ब्रीदिंग, देखो श्वासोच्छ्वास अलग चीज़ है, क्लियर है, ब्रीदिंग अलग है, रेस्पायरेशन अलग है, ये बात समझना है ना। श्वासोच्छ्वास अलग है, हिंदी नाम है ब्रीदिंग का, और यहाँ पे रेस्पायरेशन अलग है। मैं समझा रहा हूँ क्या, प्रत्येक जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है? ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हमारा खाना पचना संभव नहीं है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। कहने का मतलब भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वही चीज श्वसन कहलाती है। कहने का मतलब भोजन पचाने का जो प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर, वही श्वसन कहलाता है। जैसे अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है ना। ये चीज़ें हमें समझना है। अभी ये इसमें सिर्फ और सिर्फ नाक से ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, ये श्वसन के अंतर्गत नहीं आएगा, वो ब्रीदिंग है। क्लियर है? अब आगे इसको देखते हैं थोड़ा सा और, फिर हम दिखाएंगे, उसमें समझाएंगे भी आपको। हाँ, अर्थात दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवों में संपन्न होने वाली वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति जटिल भोज्य पदार्थों का समान शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ जल CO2 का निर्माण करता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन के दौरान ही CO2 का निर्माण होता है। मैं आपको बताया कि जब हम अपन खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भोजन को ग्रहण करते हैं, जो भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, वो खाना टूटता है, जाके पचता है, तो वो इनमें टूट जाता है, तो CO2 यहाँ से बन गया ना। हमने आपको बताया था कि फिंगर लाइक एक हमारे छोटी आंत में फिंगर के आकार की संरचना होती है, उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें जाके भोज्य पदार्थ जाके मिल जाते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सभी में कार्बन होता है, ध्यान रखना। और ये ब्लड के माध्यम से चला गया, और ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है फिल्टर होने के लिए, ठीक है, वो एक्सचेंज होने के लिए वहाँ पे फेफड़े में गया और फेफड़े पे जाके एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पे। तो यहीं से CO2 आता है, बाहर से CO2 नहीं लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। CO2 लेते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। ये कहलाता है श्वसन। क्लियर हो गया? श्वसन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे समझेंगे श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्ट से, है ना, ट्रांसपोर्टेशन रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाह्य श्वसन,
बाह्य श्वसन, इंटरनल का हो गया अंतः श्वसन, ठीक है, अंतः श्वसन। और ये ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन, ये पढ़ेंगे गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय, गैसों का कैसे एक स्थान से दूसरे तरह जाता है, इसमें पढ़ेंगे। अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि बाह्य श्वसन क्या कहलाता है और अंतः श्वसन क्या कहलाता है। जो कोशिकाओं के बीच में श्वसन होता है, मतलब मसल्स, कोशिका है ना, इनके बीच में होता है, अंदर होता है, वह श्वसन अंतः श्वसन, इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। और बाह्य श्वसन जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो ही कहलाता है बाह्य श्वसन। ध्यान से समझना, परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर ऐसे पढ़ने से इस चैप्टर में लगभग 1000 प्रश्न आपके तैयार होंगे, 1000 ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे एक चैप्टर से। ध्यान रखना, 1000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो हम बहुत कम समय में 1000 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। लिखने के लिए, पीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझना है ना। अब हम इसको देखते हैं पहले, फिर हम नोट्स के माध्यम से फिर से वापस आएंगे और फिर से समझेंगे। यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, रेस्पायरेटरी सिस्टम। हम पूरे ऑर्गन्स यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरे ऑर्गन्स पढ़ेंगे सर। क्या, फेफड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, फेफड़ा पढ़ेंगे। ट्रैकिया मैंने बताया, ट्रैकिया को ही श्वास नली बोलते हैं, ठीक है। मैं बताया था ना कि जब अपन खाना खाते हैं 2 नली होती है, यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है जो फेफड़े को बंद कर देता है जब अपन खाना निगलते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रैकिया यानी श्वास नली, ठीक है। लैरिंग्स पढ़ेंगे, लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र या स्वर तंत्रिका पढ़ेंगे, क्लियर है। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, फेफड़े को बहुत विस्तार से यहाँ पढ़ना है। फेफड़े को, एक फेफड़ा हमारा छोटा होता है, एक फेफड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है मैं बताने वाला हूँ, है ना। हृदय वहाँ पे स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में, क्लियर है, हृदय स्थित होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस एकदम मन लगा के इसको देखते चलो आप लोग। मैं पूरी चीज़ें कवर करूँगा यहाँ पे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। रेस्पायरेटरी सिस्टम अपन देख रहे हैं, क्लियर है। अब ये अभी अंदर की संरचना आपको एल्वोलाई वगैरह ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आपको बता रहा हूँ। ब्रीदिंग यहाँ पे अपने को पहले समझना है क्या है। ब्रीदिंग को पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग कहलाता क्या है ना। तो ये और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्लियर है। ब्रीदिंग क्या कहलाता है। श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग समझना यहाँ पे, ये ब्रीदिंग है ना। श्वासोच्छ्वास, हिंदी नाम है श्वासोच्छ्वास। ज़्यादातर आप बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड ही पकड़ के बैठो, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, समझना, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, जो बाह्य का मतलब जो फेफड़े में होता है ना। ब्रीदिंग को देखा जाए तो 2 प्रकार से होता है ना। इंस्पायरेशन, है ना, इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, इन का मतलब आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, अंदर वाली होने वाली प्रक्रिया। निःश्वसन हिंदी में है, निःश्वसन। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि निःश्वसन के प्रक्रिया के दौरान वायु को ग्रहण किया जाता है या छोड़ा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। या फिर इसको ऐसे पूछ देगा कि वायु को जब अंदर ग्रहण किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निःश्वसन या इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन क्या कहलाता है, वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया एक्सपायरेशन कहलाती है, क्लियर है। ये बात समझना चाहिए अपने को यहाँ पे, है ना। पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता हुआ चल रहा हूँ, आपको एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। ब्रीदिंग को हमने देख लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे दोनों प्रकार की ब्रीदिंग पढ़ेंगे, निःश्वसन और
उच्छ्वास, एक्सपायरेशन को हिंदी में उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। ये बात ध्यान से अपने को समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे हम ये देखेंगे कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके, वो हम यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे, है ना। कभी कभी परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न पूछ देता है ना। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, अब श्वसन के दौरान अब आपको लग रहा होगा कि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन ओ कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 कितने प्रतिशत है, 21%, ठीक है, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे 21% ऑक्सीजन को तो अंदर ग्रहण किया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया कब होती है, निःश्वसन के दौरान। और जब उच्छ्वास होता है, निःश्वसन मतलब इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन जब बाहर छोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन का 17% उस वायु के साथ फिर से बाहर आ जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब, 4% ही ऑक्सीजन हमने अंदर ग्रहण किया, एक्सचेंज हुआ हमारा, ठीक है, 4% ही ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया, और इस 4% ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे साथ CO2 बाहर निकल आता है। ये 4% हमने ग्रहण कर लिया, इसके स्थान पे CO2 बाहर निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करते चलो, मैं आगे आपको नोट से भी पढ़ाऊंगा, नोट भी करवाऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना। यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अब ये पूरी चीज़ें देखना है अपने को, ठीक है। ये थोरैसिक कैविटी के बारे में अब आ गया, थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा, हिंदी में वक्ष गुहा बोलते हैं। ये पूरी चीज़ें यहाँ से ये थोरैसिक कैविटी कहलाती है, ठीक है। ये पार्ट, हमारा शरीर 2 पार्ट में बटा है, थोरैसिक और नीचे वाले पार्ट को एब्डमन बोलते हैं, एब्डमन, है ना, एब्डमन बोलते हैं नीचे वाले। ऊपर वाले पार्ट को थोरैसिक, यहाँ तक जो कंकाल हड्डी होता है, ये हमारा एक ढांचा होता है ना, पसलियाँ होती हैं, वो कहाँ पे स्थित होते हैं, थोरैसिक कैविटी में, और नीचे एब्डमन होता है। एब्डमन को कौन डिवाइड करता है, इन दोनों को बीच में ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है ना। ये डायफ्राम यहाँ से ये करता है, अपने को डिवाइड करने का कार्य करता है। सर डायफ्राम क्या है, मैं अभी बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक भी चीज़ें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको हर एक चीज़ जो जो इस अंग में आएगा, डायफ्राम वगैरह, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना। बस वीडियो को ध्यान से देखते चलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये प्रोसेस कैसा होता है। अब हम सांस को फिर ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एब्डमन वाला पार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। ये एब्डमन, ये डायफ्राम दिख रहा होगा आपको, डायफ्राम दिख रहा है। रिब कैब, ये हमने रिब कैब आपको बताया है, पसलियाँ, इसी को पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है। ये इसी को रिब कैब, हिंदी में पसलियाँ है ये, है ना, पसलियाँ, ध्यान से रिब कैप को ही बोलते हैं। डायफ्राम ये दिख रहा है यहाँ पे, एक गुलाबी रंग का ये संरचना दिख रहा है। ये देखना कैसे ऊपर नीचे होगा, ये अभी ऊपर है, मतलब वो मोटा हुआ है, ठीक है, मोटा हुआ है तो अंदर फेफड़े के स्थान को क्या कम करेगा, है ना। और देखना एक बात ऐसा आएगा कि ये चिपटा हो जाएगा ये डायफ्राम, तो फेफड़े का स्थान आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये कैसे काम करता है, क्लियर है, दिख रहा है पूरी तरीके से आपको दिख रहा है ये संरचना, है ना। यहाँ पे ये एक चीज़ और यहाँ पे ये आ गया सर, प्लूरल मेम्ब्रेन। आगे नोट्स में ये हर चीज़ का जिक्र है। प्लूरल मेम्ब्रेन ये होता है कि इसके बाहरी ऊपर एक आवरण, झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली उपस्थित होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन में, ठीक है, क्या होता है, म्यूकस,
म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब जब यह फैलाव और सिकुड़न होता है तो इसमें घर्षण को कम करता है ये म्यूकस। म्यूकस घर्षण को कम करता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, दिख रहा होगा वीडियो में, ये चिपचिपा पदार्थ एक तरीके का दिख रहा होगा। क्लियर है? ये हर एक चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि आपको कवर करते हुए चलूँगा और भूलेगा बिल्कुल नहीं, मैं दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा। अब एक चीज़ हम यहाँ पे फेफड़े में आगे चल के अभी पढ़ेंगे। फेफड़ा क्या है? एक फेफड़ा कौन सा वाला, ध्यान से समझना, हमारा दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा क्या होता है? 3 लोब्स में बटा होता है। 1 2 3 लोब्स में बट गया। हमारा फेफड़ा 3 पार्ट में दायां वाला बटा होता है और बायां वाला सिर्फ दो पार्ट में बटा होता है। ध्यान से समझना। दाईं तरफ दिल हमेशा किस तरफ होता है? बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ हमारा हृदय होता है लेफ्ट तरफ। और उसी फेफड़े के बीच में, बीचों बीच, इन दोनों के फेफड़ों के बीचों बीच ये ऐसे हार्ट स्थित होता है। इसलिए हमारा लेफ्ट वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है और वो 2 ही लोब्स में बटे होते हैं। ये हमारा फेफड़ा 3 लोब्स में बटा होता है। परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि मनुष्य का कौन सा फेफड़ा 3 लोब्स में बटा होता है या कौन सा फेफड़ा 2 लोब्स में बटा होता है। क्लियर है? तो राइट को इससे याद रखना कि राइट क्या होता है? राइट हाथ एंगल हमारा मजबूत होता है, मजबूत होता है। इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। राइट एंगल हमारा मजबूत होता है, कहने का मतलब 3 लोब्स हैं तो ये मजबूत होगा। मतलब राइट एंगल वाला, जैसे राइट हैंड हमारा मजबूत होता है, हर काम राइट हैंड से करते हैं, तो ऐसे याद करने के लिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि राइट हैंड याद कर लेना कि हमारा राइट लेंस जो है वो 3 लोब्स में बटा रहता है। तीनों लोब्स का अलग अलग नाम है। सबसे ऊपर वाले को सुपीरियर, बीच वाले को मिडिल और सबसे नीचे वाले को इन्फीरियर। क्लियर है? तीनों नाम आपने रट लिया, एकदम से पढ़ लिया। फेफड़ा, एक फेफड़ा हमने पढ़ लिया, दूसरा फेफड़ा देखते हैं। क्लियर है? दूसरा फेफड़ा ये देख रहे हैं, दूसरा फेफड़ा दिख रहा है, बिल्कुल। दूसरा फेफड़ा देखेंगे, लेफ्ट वाला। देखना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहीं पे हार्ट, दिल होता है, यहीं पे स्थित होता है हार्ट। क्लियर है? इन दोनों फेफड़ों के बीच, एकदम बीचों बीच हार्ट स्थित होता है। मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा हार्ट, हृदय पढ़ाएंगे। ठीक है? हृदय। क्लियर है? लेफ्ट लंग्स हम देखते हैं यहाँ पे हैं। ये कितने लोब्स में हमने बोला? 2 लोब्स में बटा होता है। क्लियर है? ये 2 लोब्स में बट गया, दिख रहा होगा, बिल्कुल से एकदम से दिख रहा होगा सर, है ना? ऊपर वाले लोब्स को सुपीरियर और इन्फीरियर, मिडिल नहीं होता इसमें तो मिडिल को छोड़ देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ मैं और इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार। ब्रैंकी। ठीक है? ये इसके बारे में हम अभी उल्लेख करेंगे आगे, आपको नोट्स में बताऊंगा मैं। अब क्यों मैं ये पहले बता दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ताकि नोट्स में जब मैं पढ़ाऊँ जब, तो आपका माइंड कहाँ हो? ब्रैंकी का नाम आए तो यहीं पे आ जाए माइंड आपका, ये इसका चित्र वहाँ पे आ जाए, डबल एकदम से कंठस्थ हो जाएगा ऐसे स्थिति में। ठीक है? अब देखना क्या है अपने को, ये ब्रोंकी, इधर से ये श्वास नली आ रही है, श्वास नली आ रही है, जो निगल द्वार होता है। जब खाना खाते हैं तो खाने वाला अलग होता है, फेफड़े में जो होता है अलग होता है। ये श्वास नली आ रही है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है अलग अलग, एक लेफ्ट में चला जाता है, एक राइट लंग्स में चला जाता है। और जब तक अभी यहाँ तक तो है, जब तक वहाँ तक है तो वो श्वास नली कहलाती है, श्वास नली कहलाएगी, यानी है ना, कहलाती है। और ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया कहलाएगी। और जैसे ही यहाँ से ये बट गया ना, यहाँ ये दिख रहा है बटा हुआ 2 पार्ट में, उन्हीं को ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। दूसरा एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है, लेयर दिख रहा है, ये नीले कलर का सॉरी, नीले कलर का लेयर दिख रहा होगा।
सी शेप मतलब सी आकार का, ये दिख रहा होगा, इसी को ही सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज बोला जाता है। हिंदी में अगर चाहो तो सी आकार का उपास्थि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सी शेप कार्टिलेज। सर ये काम क्या करता है? सी शेप कार्टिलेज देखना काम क्या करता है, जब अपन श्वास बहुत तेजी से जल्दी से लेते हैं तो ये क्या होता है, ट्रैकिया का फटने का या फूलने का डर रहता है। ये उपास्थि है, इसको रोक के रखता है कि बेटा ज़्यादा मत फूलना नहीं तो फट जाओगे, ठीक है, इसीलिए ये रोकने का कार्य करता है। और सर दूसरा काम क्या करता है, जब वायु वापस होता है तेजी से तो ये इसको पिचकने भी नहीं देता, दोनों तरीके से ये कार्य करता है। क्या काम करता है? सी शेप, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैकिया की सुरक्षा करता है। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, मेरा एक शौक़ है पढ़ाने का, इसलिए ठीक है। बाकी मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ऑलरेडी मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों के फ्यूचर के लिए। बस मेरा हॉबी है पढ़ाना, मेरा शौक़ है पढ़ाना और पढ़ना, दोनों चीज़ें हैं मेरे अंदर, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे, कनेक्टिव मतलब दिल से जुड़ाव है। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल में अभी आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और जो हमारे पुराने छात्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो वो वीडियो देखने के बाद एकदम साइलेंट हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि वो साइलेंट मोड पे है क्या है। कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर कैसा है, अच्छा लग रहा है, और फिर बताओ मुझे कि सर पहले वीडियो दिखा दो या फिर पहले नोट्स दिखा दो, कुछ तो बोलो, तब तो मुझे पता चलेगा। और हमारे पुराने स्टूडेंट जो हैं वो, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी हमदर्दी है, मैं उन्हें सेलेक्ट करवा कर ही दम लूँगा। ध्यान से, जो मुझसे जुड़ा है मैं उसे लास्ट तक नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहने का मतलब मैं सिलेक्शन 100% करवाऊँगा, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर करवा दूँगा। बस मेरी बात को ध्यान से रखना, मेरी बात को गांठ बांध लेना, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ से अब आपको लग रहा होगा कि ऑप्शनल ज़्यादा अच्छा है। अरे मैं आपको बताया कि यहाँ से पढ़ोगे 1000 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आप तैयार हो गए, समझ लो, है ना? क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। अब देखना कैसे ये काम करता है। क्लियर है? ये दिख रहा होगा, क्लियर है? यहाँ पे ये सी शेप कार्टिलेज, जैसा मैंने बता दिया, ये चारों तरफ से इसको घेरे रहता है। ये ट्रैकिया बेटा, श्वास नली, श्वास नली यही है। और इधर ये ब्रोंकी को भी घेरे रहता है, दोनों को। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ये सी शेप कार्टिलेज हमारे मनुष्य में या फिर कहाँ उपस्थित होता है, बता सकते हैं कहाँ उपस्थित होता है। क्लियर है? दिख रहा है ये सी शेप कार्टिलेज, दिख रहा है, दिखाया ना, सी शेप कार्टिलेज है। हिंदी में क्या? उपास्थि। बेटा जिसका हिंदी है मैं हिंदी भी बताता चल रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जाके चिपक गया, देखो ये कैसे ब्रीदिंग का, सांस के दौरान वो सिकुड़ता और फैलता है, देख रहा है, दिखा ना, बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि सांस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे, ठीक है, नोस्ट्रिल, ठीक है, ये मतलब नाक वाला है, नाक के माध्यम से जब अपन वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है। फेरिंग्स, एक चीज ये आ गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है ना। लैरिंग्स और फेरिंग्स दो नाम आपको मिलेंगे, क्लियर है। लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये दोनों चीज़ों को अपने को बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से कवर करना है यहाँ पे, क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। लैरिंग्स और फेरिंग्स का मतलब क्या है। फेरिंग्स का मतलब है ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी हमने पढ़ा था, ग्रसनी, फिर उसके बाद ओसोफेगस। अभी पाचन तंत्र में ग्रसनी वही चीज़ है, वही चीज़ है ग्रसनी के माध्यम,
है ना, फेरिंग्स ही ग्रसनी होता है। और यहीं पे लैरिंग्स भी होगा, लैरिंग्स। क्लियर है? सॉरी स्पेलिंग इसका गलत हो गया, लैरिंग्स, एल है ना, LAR लैरिंग्स। ये लैरिंग्स का मतलब होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मतलब जहाँ से बोलने वाली आवाज़ निकलती है बेटा, वही चीज़ें हैं ये स्वर यंत्र। मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ ना, तो लैरिंग्स का ही कमाल है। मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ, आप बोलते हो लैरिंग्स का ही कमाल है। क्लियर है? फेरिंग्स और लैरिंग्स में अंतर समझ में आ गया, ग्रसनी और है ना स्वर यंत्र। क्लियर हो गया? अब देखना ये कैसे सांस को ग्रहण करता है अंदर। दिख रहा है? ये देखो वायु को, ये वायु के कण हैं छोटे छोटे से, ये नाक के माध्यम से अंदर ले रहा है। ठीक है, नाक के माध्यम से अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा नाक के माध्यम से अंदर। क्लियर दिख रहा है? ये देखो दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से ये वायु प्रवेश होता है और ब्रोंकी के माध्यम से फेफड़े में जाता है। अब देखना बहुत मज़ेदार चीज़ यहाँ पे आने वाला है। ब्रोंकी में जब जाता है, अंदर दिखाने वाला हूँ, एकदम अंगूर के गुच्छे के समान अंदर दिखाई दे, बहुत मज़ेदार चीज़। बस कभी लग रहा होगा कि हम अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं। पूरा देखते चलना, आगे बढ़ते हैं। एकदम से दिख रहा है कैसे वायु अंदर फेफड़े में, दोनों फेफड़े में प्रवेश कर रहा है। देखो अंदर ये दिख रहा है लाई, एकदम ये नीला लाल एकदम वायर की तरह दिख रहा है ना, वायर की तरह। ये वायर की तरह जो दिख रहा है सर, है क्या? है क्या वायर की तरह? अरे ये दोनों वेन्स और आर्टरी, ठीक है, जो ब्लड वाहिकाएं हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, पूरी तरीके से होते हैं। ये क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये नीले कलर का और लाल कलर का, ये वायर के आकार का, ये वेन्स और आर्टरी है। ध्यान से समझना यहाँ पे, वेन्स, धमनी और सिरा, हिंदी में धमनी और सिरा। तो एक चीज़ हम देखे होंगे कि हृदय से जो धमनी निकलती है, वहाँ पे हृदय से जो धमनी बाहर निकलती है वो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त धमनी होती है। वो ऑक्सीजन को प्रवाहित करती है, शुद्ध ब्लड वाला होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को प्रवाहित करती है। क्लियर है? लेकिन इसका अपवाद है, यहाँ पे इसके फेफड़े के अंदर कौन सा आएगा? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी नाम सुना होगा, पल्मोनरी धमनी। यहाँ पे जो ये दिख रहा है वैसे तो अगर धमनी में देखा जाए तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, कहने का मतलब वो लाल कलर वाली कोशिकाएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पल्मोनरी धमनी ये ग्रीन वाली है, वो नीले कलर वाली है, क्योंकि
पल्मोनरी धमनी में CO2 युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। इसमें ध्यान रखना, ये फेफड़े के अंदर है। आप हृदय में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से मैं बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, हमें ये देखना है कि CO2 इसके माध्यम से आया, नीले वाले कोशिका ब्लड वाहिनिका से CO2 आया और ये फिर ऑक्सीजन O2 में कैसे एक्सचेंज करता है, यहाँ पे वो हमें देखना है। क्लियर है पूरी तरीके से? चलो देखना यही है अपने को यहाँ पे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है पूरा कैसे वायु ब्रेंकियोल, ये ब्रेंकियोल है, दिख रहा है ब्रेंकियोल। ब्रेंकियोल के बारे में मैं बता दूं, उधर अभी तक ब्रोंकी था, वही अंदर आके और शाखाओं में बट गया, उसी को ब्रेंकियोल कह दिया है। ब्रोंकी हमने देखा था वो सिर्फ 2 ही शाखाओं में ऐसे ऐसे निकला हुआ था, यहाँ इसको ब्रोंकी बोल दिया, ये अंदर आके और शाखाओं में बट गया, इसलिए उसे ब्रेंकियोल बोल दिया गया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं ब्रेंकियोल को। क्लियर है? ये पूरा दिख रहा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एल्वोलस, ये पूरा एल्वोलस है, ये अंगूर के गुच्छे के समान एल्वोलस है। इसके चारों तरफ ये ब्लड वाहिनिकाएं चिपकी रहती हैं जाल के अनुसार, पूरा जाल की तरह चिपके हुए होते हैं। क्लियर है? दिख रहा है पूरा जाल की तरह चिपके हुए दिखाई देते हैं। अब हम इसकी एक संरचना यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक संरचना में क्या होता है। यहीं पे एक्सचेंज होगा एल्वोलाई के माध्यम से। क्लियर है? ये दिख रहा है, इसका ये संरचना है। क्लियर है? ये एक अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई दे रहा होगा ये। क्लियर है? यही इसी को हमने थोड़ा ऐसे बीच से काट दिया और ये देख रहे हैं इसके अंदर कैसे, भाई काटेंगे तब तो अंदर देखेंगे कि यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बदलते हैं, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये जब प्रोसेस होता है तो अंदर क्या हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर? लो प्रेशर होगा। फिर हाई प्रेशर होगा तो ये बाहर निकलेगा। अभी लो प्रेशर है तो वायु अंदर आया है, वायु के साथ ऑक्सीजन अंदर आया है, ऑक्सीजन 21% आया है, निकलते समय 17% हो जाएगा, 4% अवशोषित कर लेगा और चीज़ 4% के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा जो कि बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। चले आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हम दिखाने वाले हैं आपको, दिख रहा है ये देखो, ये दिख रहा है, ये पूरे कण दिख रहे हैं, आरबीसी के कण दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ थोड़ा सा आपको बताने के लिए। ये आरबीसी के कण है, अभी नीले कलर का है, कहने का मतलब CO2 युक्त है। अभी नीले कलर का दिख रहा है मतलब CO2 युक्त है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है ना। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है ये। क्लियर है? अब देखना ये है, अभी अपन ने देखा ना ये CO2 युक्त यहाँ पे अवशोषित कर रहे हैं, देखना कैसे अंदर घुसेगा। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये अंदर घुस रहा है, ये देखो अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, ये CO2 वाले अंदर घुस रहे हैं। ये आरबीसी है, देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। ये देखो लाल कलर में बदल गया, मतलब ऑक्सीजन उस पर जाके मिल गया, ऑक्सीजन उसमें जाके मिल गया। ये ब्रैंकियोल में जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, अंदर एक्सचेंज हो रहा है, दिख रहा है पूरा कैसे हो रहा है। क्लियर है? यहाँ से पूरे तरीके से ऐसे घूम घूम के जाके फिर से एक्सचेंज होता है। यही प्रोसेस अंदर होता है हमारे कहाँ, एल्वोलाई में। अब देखो ये फिर से वापस होना प्रारंभ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए पूरा तैयार हो गया। क्लियर है? बाहर निकाल रहा है, दिख रहा होगा। ये वायु के माध्यम से, ये फेफड़े के माध्यम से, ट्रैकिया और ये नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया। अब एक चीज़ और आपने को यहाँ पे देखना है। सर आपने बताया था कि राइट वाला 3 लोब्स में और लेफ्ट वाला 2 लोब्स में होता है। क्लियर है? तो अब देखना ये वाला जो है डायफ्राम है, ये डायफ्राम दिख रहा है। अभी ये चपटा नहीं है, एकदम चपटा हुआ नहीं है। देखना अभी जब ये इसका आयतन बढ़ाना होगा तो ये चिपटा हो जाएगा। क्लियर? देखना क्लियर है? अभी दिख रहा है, दिख रहा है, ये लंस का अंदर वाला संरचना पूरा दिख रहा है। ये एल्वोलस, ये पूरे दिखाया ना हमने अंदर वाली संरचना, ये बाहर से ऐसे एक पेड़ के आकार का दिखाई देता है और स्पंजी इसीलिए होता है। क्लियर है? दिख रहा है?
अब देखना ये प्रोसेस कैसे करेगा। दिख रहा है ये डायफ्राम फैल रहा है, तो ये बाहर निकल गया, इसको सिकोड़ रहा है। डायफ्राम जब चौड़ा होता है तो आयतन वहाँ का कम हो जाता है हमारे फेफड़े का, और वायु बाहर निकलता है। देखो ये प्रोसेस होती है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस होता है। डायफ्राम ऊपर नीचे ऐसा करके ये प्रोसेस पूरा चलता है। एक चीज़ और इसके बारे में भी आएगा अभी, रिब कैप है ना, ये हमारा एक बॉक्स के अनुसार दिखता है, हमारा ये पूरा बॉक्स के अनुसार, जिसमें आगे की तरफ किसमें घिरा रहता है, ये गले वाले हड्डी से, यहाँ पे पीछे की तरफ किससे रहता है, ये डायफ्राम की उससे घिरा रहता है। अब ये जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ये फैलता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये चपटा हो जाएगा डायफ्राम। क्लियर है, बिल्कुल दिखेगा, अभी यहाँ पे दिखने वाला है आपको, है ना। ये डायफ्राम दिख रहा है, ये कैसे काम करता है देखना यहाँ पे, पूरी तरीके से कभी भूलने वाला नहीं है ना, हमेशा याद रहेगा पूरा, है ना। लंग्स दिख रहा है, लंग्स 3 पार्ट में, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये लंग्स 3 पार्ट में दिख रहा है। कौन सा वाला, राइट वाला लंग्स, लेफ्ट वाला 2 पार्ट में बटा हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट लंग्स, है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर, क्लियर है। और जिन ये दोनों लंग्स जिससे जुड़ा रहता है उसे ब्रोंकी कहा जाता है, ब्रोंकी से ये दोनों जुड़ा रहता है। इसमें सी शेप कार्टिलेज पाया जाता है ट्रैकिया में, क्लियर है, ट्रैकिया में, और ये नली के माध्यम से अंदर जाता है, क्लियर है। ये नोस्ट्रिल के माध्यम से वायु हम अंदर प्रवेश करते हैं, क्लियर है ये बात। पूरा ब्रोंकी दिख रहा है ये। अब अंदर वाली थोड़ी संरचना दिखाने वाला हूँ आपको, अंदर वाली थोड़ी संरचना मैं यहाँ पे, ये वायु अंदर प्रवेश करता है। अब देखना ये है कि कैसे एक्सचेंज करता है ब्रोंकियोल में, है ना, एल्वोलाई। अब देखना एक संरचना यहाँ पे एल्वोलस या एल्वोलाई इसको बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अंदर प्रवेश कर रहा है, पूरा दिख रहा है ब्रोंकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, ये अंदर प्रवेश किया वायु के अंदर, ये नली दिख रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों वाली नली दिख रही है। ब्रेंकियोल इसके अंदर रहता है ना। ब्रेंकियोल के अंदर ये ब्रेंकियोल छोटी छोटी संरचना है, कई खंडों में बट जाता है, वहाँ पे ये कैपिलरीज ब्लड वाहिनिकाएँ होती हैं। ये जो अंदर ये दिख रहा है इसी को एल्वोलाई बोलते हैं। देखो यहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है, दिख रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से निकला ना, ये एक्सचेंज हो रहा है और आके इसमें मिल गया ना, ये मिल गया, ये देखो कैसे चिपक रहा है, देखो कैसे चिपक रहा है, और फिर ये लाल कलर में बदल जाता है। और ये ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से हमारे वाहिनिकाओं में बहने लगता है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ चिपक गया, अंदर चला गया, क्लियर है। और यहाँ से फिर से बाहर, यहाँ से बाहर निकला ना, यहाँ से बाहर, ये देखो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्लियर है, पूरा दिख रहा होगा। अब ये अंदर जाते जाते पूरा वापस रिटर्न हो रहा है, फिर से नाक के माध्यम से पूरा वापस होगा। ये बाह्य श्वसन को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को, बाह्य श्वसन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ें हम पढ़ लिए हैं, फेफड़े वगैरह पूरा पढ़ लिए हैं। अब हमें लिखना है, तो एक बार हमने चित्र के माध्यम से पढ़ लिया, देख लिया, तो अब लिखने में कोई कठिन नहीं है, कितना भी हो कुछ भी हो लिख सकते हैं बड़े आसानी से, क्लियर है। तो अब ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है, मुश्किल से आधे घंटे और लगेंगे, है ना। आधे घंटे में हम इंटरनल और ये ट्रांसपोर्टेशन रेस्पायरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। बस अब क्या करना है, पढ़ना है। एक चीज़ अपन ने देखा कि शुरुआत कहाँ से होता है, नोज से शुरुआत होता है, फिर नोजल फेजेस में जाता है, वासा गुहा में जाता है, फिर ओसोफेगस ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फेफड़े में जाता है। ये तो हमने दिखाई दी, है ना।
ये नोजल फेजेस के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। नोजल फेजेस मतलब नाक में क्या क्या चीज़ होता है, हेयर होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। बताया था हमने ना, ये पिछली बार वीडियो में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। म्यूकस जो हमारे नाक में होता है यह हवा को गीला कर देता है और तापमान शरीर के बराबर कर देता है, ये काम होता है इसका। ठीक है, नसिका पट्टी, इसी को नसिका पट्टी बोलते हैं, जो कि नाक के दोनों नली को अलग करता है। ठीक है, ये नसिका पट्टी इसी को बोलते हैं, जो बीच में पट्टी लगी होती है। क्लियर है। अब ये चित्र आप लोग देख लेना और समझ लेना, इसमें वही तरीका वही चीज़ें हैं पूरा। एल्बोलाई क्या है, एक संरचना इसका एल्बोलाई कहलाएगा। ये सी शेप कार्टिलेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, सब एकदम सिंपल है। ये हार्ट है, यहाँ पे बना हुआ है, हमने बना दिया, नीचे वाला एब्डोमेन पार्ट कहलाता है ना, कोई दिक्कत है, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, और ऊपर ये थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में ये पूरा चीज़ आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को हमने पढ़ा, ब्रीदिंग को देखा अच्छे से। एक्सचेंज ऑफ गैस बचा हुआ है। एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है, अभी हमने देखा कि कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है, वीडियो में हमने अच्छे से देखा, बस उसी को एक बार पढ़ लेंगे, रिपीट हो जाएगा। ब्रीदिंग को हमने देखा। अब परीक्षा में अगर आ जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या अंतर है, तो हम बता सकते हैं। ब्रीदिंग में क्या रहता है कि एक निश्चित मात्रा में वायु को अंदर और बाहर किया जाता है ब्रीदिंग में, उसी को श्वासोच्छ्वास कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं। क्लियर है। और श्वसन में जो खाना के पचाने के दौरान, उपापचय के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये सब उत्सर्जित होता है, उसे श्वसन कहते हैं। क्लियर है। हाँ, ब्रीदिंग दो प्रकार से होता है, एक इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कब होता है, जब हम वायु को अंदर लेते हैं, फेफड़े के अंदर प्रवेश करते हैं नाक के माध्यम से, तब इंस्पायरेशन होता है। एक्सपायरेशन उसी वायु को बाहर निकाला जाता है, तब ऐसा होता है। क्लियर है। देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, प्राणी और वातावरण के बीच CO2 और O2 का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। मैं बता चुका हूँ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है, क्योंकि इस प्रकार की क्रिया लंग्स में होती है, इसलिए इसे फुफ्फुस श्वसन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी कहते हैं। स्तनधारियों में श्वसन दो पदों में होता है। दो पदों में कौन सा, स्तनधारियों में मतलब पहला ब्रीदिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीदिंग मतलब अंदर हमने सांस को लिया, अंदर सांस को लिया और छोड़ा, ये तो ब्रीदिंग कहलाएगा। और जो अंदर गैसों का एक्सचेंज हुआ, हमने बताया ना कि O2 और CO2 में कैसे एक्सचेंज होता है। सर आपने एक चीज़ और बोला था कि विसरण और परासरण की क्रिया के माध्यम से, मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर का काम करता है। ध्यान से मैं बताऊंगा अभी क्यों चेंज होता है, आगे आने वाला है। क्लियर है, ये चीज़ आएगा, है ना, मैं बताऊंगा क्लियर पूरी तरीके से क्यों बदल जाता है। ध्यान से आगे चलो, आगे देखते हैं। ब्रीदिंग दो पार्टों में पढ़ा हमने, ब्रीदिंग को पढ़ते हैं। स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं। हमें तो पता है कि हमारा फेफड़ा क्या स्पंजी होता है, लचीला होता है। जो वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी बता दिया हमने, थोरैसिक कैविटी पूरा ऊपर का हड्डी या पसली जो होता है उसी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं, में स्थित प्लूरल कैविटी के भीतर सुरक्षित होता है। प्लूरल कैविटी के भीतर सुरक्षित होता है। फेफड़े में निश्चित दर से वायु भरी एवं निकाली जाती है, ये पता है आपको, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना, सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने को हम श्वसन नहीं कह सकते, ध्यान रखना। ठीक है, श्वास लेने की प्रक्रिया दो भागों में संचित होती है, दो भागों में संचित होती है। पहला इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन, ये बताया अभी हमने ना, पढ़ भी लेते हैं। निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में, श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या हो गया सर, श्वासोच्छ्वास का मतलब हो गया ब्रीदिंग, वही है, ब्रीदिंग अंगों में प्रवेश करती है, तब इस अवस्था को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन में बाह्य अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ती हैं। ये दो प्रकार की पेशियां होती हैं, बाह्य अंतरा परसुक पेशियां और अंतः अंतरा परसुक पेशियां, दो प्रकार की पसलियां होती हैं। पसलियों को दो प्रकार से बोला जाता है ना। अब देखना कि जब अंदर वायु को प्रवेश अंदर लिया जाता है तो बाह्य अंतरा परसुक पेशियां क्या होंगी, सिकुड़ेंगी।
जब सिकुड़ेंगी बाह्य परसुक पेशियां तो अंदर क्या होगा भाई, ये फेफड़ा है, जब सिकुड़ेंगे तो और जगह भरेगा ना, अंदर जगह भरेगा तब तो अंदर प्रवेश होगा वायु। इसीलिए पसलियां तथा स्टर्नम ऊपर और बाहर की ओर खींचती हैं। स्टर्नम के बारे में हमने बताया था कि पसलियां जिससे जुड़ी रहती हैं, ठीक है, उसी को स्टर्नम कहते हैं। और पसलियां और ये क्या है, अभी सांस लेके देख लो, बाहर फूलने लगेगा, यही चीज़ है। जिससे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और डायफ्राम रेडियल पेशियां सिकुड़ने लगती हैं। डायफ्राम में कौन सी पेशियां होती हैं, रेडियल पेशियां, और ये क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। डायफ्राम चिपटा हो जाता है, चिपटा एकदम से हो जाता है, जिसे डायफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अग्रपश्च दिशा में बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन, आगे बढ़ते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है, स्वाभाविक सा है। एक बोतल में संरचना में मैंने खाली बोतल का बता चुका हूँ, जगह ज़्यादा होगा तो वहाँ आयतन बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या हाई प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल हाँ कम हो जाता है। फेफड़े फैलते हैं वायु नासा और नासा वेस्मो, है ना, नेजोफेरिंग, ट्रैकिया, ब्रोक्स एवं ब्रोंक्यूल्स आदि से होती हुई फेफड़ों में पहुंच जाती हैं। ये मैंने दिखाया है आपको पूरी तरीके से। वायु नासा यानी नाक से, फिर नासा वेस्मो के माध्यम से, नली के माध्यम से, ट्रैकिया से, फिर ब्रोक्स भी दिखाया हमने, जब फेफड़े जिनसे जुड़े रहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स उसके अंदर होता है, ब्रोक्स से ब्रोंक्यूल बनता है, और फिर ब्रोक्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वोलाई उपस्थित होता है, वहाँ पे जाके फेफड़े तक पहुँचती है। क्लियर है। गैसों का आदान प्रदान एल्वोलाई में होता है। ये वेरी मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने एल्वोलाई का जिक्र किया, दिखाया भी, एक संरचना उसका काट के दिखाया अंदर अभी चित्र में, वो एल्वोलाई ही था जहाँ पे वो गैस में परिवर्तन हो रहा था, मतलब गैस एक्सचेंज हो रहा था एल्वोलाई में। गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई से O2 विसरित होकर रुधिर में तथा CO2 से विसरित होकर फेफड़े के एल्वोलाई में पहुंचती है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एल्वोलाई से O2 क्या होता है, विसरित होकर रुधिर में चला जाता है, तथा CO2 रुधिर से विसरित होकर किस में, फेफड़े के एल्वोलाई में चला जाता है। और जब फेफड़ों के एल्वोलाई में चला जाएगा तो फिर वो नली से बाहर निकल जाएगा नाक के माध्यम से। क्लियर है। और जो O2 आता है विसरित होकर किस में, रुधिर में मिल जाता है। ठीक है, तो रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर में सब जगह पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अब देखते हैं इसमें क्या, एक्सपायरेशन, उच्छ्वास हिंदी में, जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से, वही ब्रीदिंग अंगों से, ब्रीदिंग अंग मतलब पूरा नाक, ट्रैकिया, फेफड़ा वगैरह वगैरह सब चीज़ वातावरण में निकलती है, तब उस अवस्था में उच्छ्वास कहते हैं। मतलब जब हम एक शब्द में देखा जाए कि वायु को, हमारे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जब बाहर निकलती है तो उसे उच्छ्वास कहते हैं या एक्सपायरेशन कहते हैं, है ना। इंटरकास्टल पेशियां होती हैं उच्छ्वास में। इंटरकास्टल पेशियां के सिकुड़ने के कारण पसलियां फिर से अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं। इंटरकास्टल पेशियां वही अंतः परसुक पेशियां, इसी को बोलते हैं इंटरकास्टल पेशियां। और वो वाह परसुक पेशियां जो थी तो एक्सटर्नल कास्टल पेशिया था, इंग्लिश वर्ड। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके फलस्वरूप प्लूरल कैविटी का आयतन घट जाता है। ठीक है, जब वायु बाहर निकलना होता है तो प्लूरल कैविटी का आयतन घट जाता है। जब घटेगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और वायुमंडल में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु भागने लगता है। क्लियर है। एवं फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण यह सिकुड़ता रहता है तथा फेफड़े की हवा उसी पथ से, जिस पथ से प्रवेश करती है, बाहर निकलकर वातावरण में वापस चली जाती है। आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों को उच्छ्वास पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उच्छ्वास संपन्न होता है। मैंने बताया आपको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, उसी माध्यम से वापस निकल जाना वायु का। क्लियर है। ये आ गया था एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय, ये दूसरा पार्ट है बी का, उसी को, है ना, ये उसी का दूसरा पार्ट बी है। क्लियर है। चले, गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है, ये तो पता है, फेफड़े के अंदर होता है। ब्रीदिंग के फलस्वरूप वायु फेफड़े के विभिन्न एल्वोलाई में पहुंचती है। एल्वोलाई को हमने अच्छे से दिखाया आपको,
पहुंचती है। बहुत ज़्यादा एल्बोलाई की संख्या, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 10, कितना होता है एल्बोलाई की संख्या समझना, 3 × 10 की पावर 8। अब समझ लो इतनी संख्याएं होती हैं एल्बोलाई की लगभग, ठीक है, पहुंचती हैं। एल्बोलाई के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक घना जाल उपस्थित होता है, देखा था ना, ऐसे 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 ऊपर 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 एकदम जाली नुमा संरचना में उसे छाए रहते हैं, उपस्थित होते हैं। इस समय वायु की ऑक्सीजन महीन सिरा कोशिकाओं के दीवारों से होकर इसके रुधिर में पहुंच जाती है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, इस समय वायु की ऑक्सीजन जो होती है, वायु में जो हम ऑक्सीजन लिए रहते हैं वायु से, उसकी ऑक्सीजन महीन सिरा कोशिकाओं के दीवारों से होकर क्या इनके रुधिर में पहुंच जाती है। बदले में रुधिर से CO2 कोशिकाओं की दीवारों से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली वायु में जाके मिल जाती हैं। यही काम होता है, गैसों का एक्सचेंज हो गया ना एक्सचेंज, यही प्रोसेस है। फेफड़े में ऑक्सीजन और CO2 गैसों का विनिमय उसके दाब के अंतर के कारण होता है। मैं बताया कि दाब का ही मेन कारण है, क्लियर है। एल्बोलर एयर में ऑक्सीजन का दाब, अब यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। एल्बोलर एयर यानी एल्बोलर एयर जो है, एल्बोलर एयर क्या है, जो एल्बोलाई वाली नली होती है, जो हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, है ना, उस नली में ऑक्सीजन होता है। उसका दाब कितना होता है, 100 mmHg दाब होता है। जबकि जो वेन्स सिरा में क्या होता है सर, सिरा में ऑक्सीजन ही बहता है। सिरा में, सॉरी, ये वाले सिरा में, यहाँ पे अंदर जो है देखना, जो फेफड़े के अंदर है, जबकि सिरा कोशिका में रुधिर में ऑक्सीजन का दाब कितना 37 mmHg होता है। इसमें दाब 37 mmHg अब आपको लग रहा होगा कि 37 mmHg इसमें सिरा वाले में होता है। सर 37 mmHg दाब किसका कम है, इसका कम है, तो इधर से इधर आएगा ना। किसमें था ये एल्बोलर एयर जो बाहर से लिया गया था, तो दाब इधर से इधर आएगा, मतलब O2 यहाँ से इधर आएगा कम की तरफ। यही प्रक्रिया है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ भाग रहा है, बिल्कुल यही, इसीलिए चेंज होता है ये। और उसी में देखना दाब इतना, इनके दबाव में अंतर के कारण ऑक्सीजन सिरा के ओर विसरित होने लगता है। ऑक्सीजन जो होता है सिरा की ओर विसरित होने लगता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसी तरह CO2 का दाब एल्बोलर एयर में 40 mmHg होता है, जबकि सिरा कोशिकाओं में 46 mmHg होता है। तो ये 46 से इधर भागेगा। ये क्या है, सिरा कोशिकाओं में, अभी हमने नीली वाली आपको उसमें दिखाया था, वही है सिरा कोशिका, उसमें 46 mmHg होता है। 46 mmHg जो होता है किसका है, CO2 का है। ये 46 mmHg 40 की तरफ भागेगा, तो मतलब किधर भागेगा, जो बाहर निकलने वाले वायु होगा उधर भागेगा, ठीक है, तो उधर भाग गया, बाहर निकल गया, इसीलिए फलतः CO2 सिरा कोशिका के एल्बोलर एयर की ओर विसरित होता है। क्लियर है। फेफड़े के समान ही गैसीय विनिमय ऊतकों में भी होता है। यही चीज़ है, ऊतकों में भी यही प्रोसेस होता है, यही गैसों का विनिमय यही दबाव के कारण ही होता है ऊतकों में भी। ऊतकों में सक्रिय उपापचय के फलस्वरूप कोशिकाओं में CO2 में मात्रा अधिक तथा O2 की मात्रा कम होती है, ठीक है।
जब हम खाना खाते हैं कोशिकाओं में यही उपापचय की क्रिया होती है, तो उसमें CO2 ज़्यादा मात्रा में बनता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गैसों का परिवहन, ये चीज़ अभी पढ़ना था अपने को। CO2 और O2 का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन करते हैं। वही चीज़ है इसमें, कुछ और इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको और भी डीप में पढ़ना है इसके बारे में तो बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना इनफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमने तो बहुत उसका प्रक्रिया देखा, और अब हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग देखेंगे कि जो जो अंग है ना उसके बारे में हमने तो पढ़ा, अभी वीडियो में भी पढ़ा। फेफड़ा हो गया, लैरिंग्स हो गया, सब चीज़ को इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल मस्त कंठस्थ हो जाएगा। चलो देखते हैं। नसिका है ना, नॉस्ट्रिल्स। मनुष्य में नसिका मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है, बिल्कुल ये सभी को पता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, ये भी पता है। नसिका छिद्र में रोम युक्त त्वचा होती है जो छोटे जीवाणुओं को नाक के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, ये पता है। नसिका छिद्र के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, यही चीज़ मैं बताने वाला था। म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस रिलीज करता है और वायु को गीला कर देता है, जो म्यूकस का स्राव करती है, बिल्कुल जो वायु को आर्द्र बनाती है, गीला कर देती है, और उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर बना देती है, सहायक होता है। क्लियर है? बिल्कुल नसिका में और कुछ नहीं है, एक मेन चीज़ याद रखना है, म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस याद रखना है, बस। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का क्या काम होता है वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी है ना, फेरिंग्स को श्वास नली से जोड़ता है। ठीक है, यह ऐसा स्वर यंत्र वाला वह भाग है जो कि ग्रसनी और श्वास नली को यानी फेरिंग्स और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे देखते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना है ना, लैरिंग्स का ध्वनि उत्पन्न करना। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक बाल्ब होता है जिसे ईपीग्लॉटिस कहते हैं। बेटा मैंने पाचन तंत्र वाले वीडियो में अभी पीछे पढ़ाया है ना, उसमें हमने ईपीग्लॉटिस को दिखाया है कैसे वह बंद होता है। यह एक दरवाज़ा है, फटकी, फाटक है ना, वो बंद कैसे होता है। अगर देखना है किसी को ईपीग्लॉटिस तो देख लें पुराने वीडियो में पाचन तंत्र में। यह बाल्ब भोजन को फेफड़े में प्रवेश होने देता। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में करूँगा तो लेट हो जाएगा। जिनको देखना है, ये पढ़ना है तो भोजन वाला पाचन तंत्र पीछे वीडियो में 19 और 20वां क्लास पढ़ लें, है ना, 19 और 20 बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ लें, 19 और 20 का। ट्रैकिया श्वास नली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि अभी पीछे वाली वीडियो में हमने इसको पढ़ा भी है। यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रैकिया श्वास नली स्वर यंत्र से जुड़ा होता है, ये तो ठीक है, वहीं पे होता है गले के पास में। श्वास नली लगभग, ठीक है, श्वास नली क्या है, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसका व्यास 16 mm होता है। ठीक है, लगभग ये 16 mm का होता है। श्वास नली की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर सी शेप कार्टिलेज, मैंने बताया आपको, सी शेप कार्टिलेज का आवरण होता है, पाया जाता है। यह वलय श्वास नली में जब वायु का आवागमन होता है तो अधिक ना फैले और सिकुड़े ना, इसे सुरक्षा प्रदान करता है। यह इस चीज़ का ध्यान रखता है। मैंने दिखाया आपको वीडियो में भी, सी शेप कार्टिलेज को भी अच्छे से बताया। ठीक है, कैसे सिकुड़ता है और कैसे फैलता है, तो वो पकड़े रहता है सी शेप चारों तरफ से, है ना। कहने का मतलब एक सी से पूरा रिंग में नहीं होता, एक तरफ खुला रहता है, दूसरी तरफ, जैसे कहने का मतलब ये है ना, सी शेप कार्टिलेज जैसे ये है तो इधर से ये पकड़ा रहेगा ऐसे, और एक उधर से भी ऐसे पकड़ा रहेगा, ऐसे करके रहता है ना। दिखाया हूँ अभी, देख लेना। श्वास नली नीचे की ओर थोरैसिक कैविटी में पहुँचती है। थोरैसिक कैविटी को हमने बताया अभी वक्ष गुहा में, जहाँ यह विभाजित होकर ब्रोंकी को भी हमने दिखाया था कि यहाँ से ऐसे आया श्वास नली और ये 2 पार्टों में बटा, ऐसे ये फेफड़ा हो गया। यही जो 2 पार्ट में बटा हुआ है इसी को ब्रोंकी कहा जाता है। क्लियर है? ब्रोंकी में भी श्वास नली की तरह ही शेप कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया, दिखाया भी पीछे अभी शुरू में ही,
किसी से कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि वलय होते हैं। वही चीज़ प्रत्येक ब्रोंकी फेफड़े में प्रवेश होकर ब्रैंकियोल्स में विभाजित हो जाता है। कई ब्रैंकियोल्स में अंदर जाके विभाजित हो जाते हैं। फेफड़े के अंदर प्रत्येक ब्रैंकियोल्स पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें वायु कोष्टिका या है ना एल्वोलर डक्ट कहा जाता है। नलिका है ना, जिन्हें वायु कोष्टिका वाहिका कहा जाता है ना। दिखाया हूँ मैं छोटी छोटी पतली में, ठीक है। ब्रैंकियोल्स जो है और छोटे छोटे महीन धागों में बदल जाता है। ये वाहिकाएं अनेक छोटे छोटे वायु कोष्ठ का क्या मतलब है, एल्वोलाई में खुलती हैं। एल्वोलाई में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 × 10⁸ वायु कोष्ठ एल्वोलाई की संख्या प्राप्त है, मतलब होती है, मिलती है। समझना कितना लंबा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फेफड़े लंग्स, इसीलिए ये स्पंजी टाइप का दिखता भी है, स्पंज होता है। अगर उसको मुंह लगा के फूंक दिया जाए तो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। फेफड़ा लंग्स, मनुष्य के थोरैसिक कैविटी में एक जोड़ी शंक्वाकार फेफड़े होते हैं। शंक्वाकार होते हैं बिल्कुल। मनुष्य का फेफड़ा स्पंजी होता है, गुलाबी होता है, दिखाया हमने, और थैलीनुमा भी होता है, जो हृदय के प्लूरल कैविटी में स्थित होता है। प्लूरल कैविटी के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण पाया जाता है। हमने दिखाया प्लूरल कैविटी के ऊपर चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिएटल प्लूरा कहा जाता है। पेरिएटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़े और प्लूरा के मध्य म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ भरा होता है। ये म्यूकस को हमने बताया ना, चिकना तरल पदार्थ है। म्यूकस को दिखाया भी कि चिपचिपा होता है, ये घर्षण को कम करता है ना। चिकना पदार्थ कोई भी घर्षण को कम कर देता है। अब देखना ये काम क्या करता है, जैसा चिकना तरल पदार्थ होता है जो फेफड़े के सिकुड़ने तथा फैलने से घर्षण को कम कर देता है। क्लियर है। दायां फेफड़ा, क्लियर है। दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है, मतलब बड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है। दायां, राइट मैंने बताया 3 लोब्स होते हैं। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पे बाएं फेफड़े की तरफ ही हृदय जुड़ा रहता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों तथा बायां फेफड़ा 2 पालियों में बटा होता है। दायां मैंने बताया था, राइट मतलब ज़्यादा काम करने वाला, यानी 3 पालियों में बटा होता है, ठीक है, क्लियर है। और बायां वाला कम है तो इसलिए 2 पालियों में बटा रहता है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। डायफ्राम को कई बार पूछा है। क्या काम होता है डायफ्राम का बस यही काम है, कुछ सिकुड़ने फैलने का काम करता है और फेफड़े का आयतन बढ़ाता है, ठीक है। वक्षी गुहा का निचला फर्श एक पतले पट्ट द्वारा बंद रहता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, ये गुलाबी रंग का होता है, इसका ज़्यादा काम कुछ नहीं है। ये एब्डोमेन और थोरैसिक को 2 पार्ट में बांटता है, जिसको ये भी पॉइंट लिखना हो तो नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पसलियाँ तथा परसुक पेशियाँ, ये बहुत है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्तनधारियों में वक्ष गुहा एक बंद बक्से के समान गुहा होती है। बंद बक्सा दिखाया था पसलियों का, बक्से के आकार का ही दिखता है, जो वक्ष और कशेरुक दंड अधर तल पर स्टर्नम में बताया, पसलियों से पश्च और डायफ्राम से अग्र और गर्दन से घिरा रहता है। पास की पसलियों के बीच, जो पास पसलियां होती हैं, ठीक है, पास पसलियों के बीच 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, बाह्य अंतरापरसुक और अंतः परसुक पेशियां। ये दोनों याद रख लेना, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना, पेशियां। बस यहाँ जाके अब जाके आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम पूरा जाके कंप्लीट हुआ। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्लियर है। अब इसमें कोई दिक्कत है, ये जाके एंड हुआ ये चैप्टर। एक ही वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, भले थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन पढ़ना पूरा है मज़े से, ठीक है। और आपको लगा हुआ कि वीडियो अच्छा लगा, कुछ हमने कंटेंट आपको अच्छे दिए, मटेरियल अच्छे दिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अंगूठा ऊपर ऐसे करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मैं बायोलॉजी के एक वीडियो नहीं, पूरा बायोलॉजी कवर करूँगा, पूरा बायोलॉजी। एक वीडियो ऐसे नहीं कि मैंने डेमो टाइप का कोई एक वीडियो डाल दिया बस हो गया,
फिर गायब हो गया, भूल गया, कुछ भी नहीं है। मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊँगा इसमें, और जो भी चैप्टर चल रहे हैं मेरे इस चैनल में पूरी चीज़ मैं कवर करूँगा, बिल्कुल निःशुल्क है। तो बिल्कुल आपके संपर्क में जितने लोग हैं सबसे आप बोलिए, और वो लोग भी पढ़ें, तैयारी करें, ठीक है। पढ़ाई से बढ़ के कोई धन नहीं है, ये माइंड पे बैठा लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, फिर मुलाकात।